शुरुआत करेंगे आज क्रिकेट के साथ। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये वक्त वक्त पर साबित भी होता रहता है। अब टी20 वर्ल्ड कप को ही ले लीजिए। घर जाने की तैयारी में बैठी पाकिस्तान की टीम अब टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, लेकिन अब पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है, क्या इस बार टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा? कल दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है। अगर भारत जीता तो फाइनल में भारत और पाक भिड़ेंगे। आइए इस दिलचस्प होते वर्ल्ड कप पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायण। तो चंद्रेश, दो तीन चीजें रहेंगी, लेकिन पहले तो जो मैच खत्म हुआ उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, घर जाने के लिए बैठी थी ये पाकिस्तान की टीम, ऑलमोस्ट आउट, लेकिन उसके बाद एक बड़ा उलटफेर होता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं, आशंका भी नहीं, और नीदरलैंड से हार गया साउथ अफ्रीका, और इस तरह से पाकिस्तान के लिए रास्ता बना। और आज हम सब जानते हैं, अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान ने हरा दिया है न्यूजीलैंड को। क्या कहेंगे, क्रिकेट इतनी ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, पर उससे भी ज्यादा टी20 फॉर्मेट जो है उससे भी ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है। इस फॉर्मेट में ऐसे होता है कि जो छोटी टीमें होती है वो बड़े टीमों के साथ जब उनका मुकाबला होता है, जो फासला है वो कम हो जाता है 50 ओवर क्रिकेट के मुकाबले। इसलिए इस टूर्नामेंट में हमने इस साल काफी उलटफेर देखे हैं, और पाकिस्तान को सिर्फ एक मौका चाहिए था। दरवाजा खोला नेदरलैंड्स ने और उन्होंने कहा लो हम आ गए और पहुंच गए अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो उन्होंने अपना पूरा पूरा फायदा उठाया पूरे इस मौके का जो उनको मिला नेदरलैंड्स के बदौलत। और पूरा क्रेडिट जाता है उनको। एक कहा वो पिछले हफ्ते घर वापस जा रहे थे और आज वो मेलबर्न जा रहे हैं। जी अच्छा, देखिए, अभी तक जो बाबर आजम नहीं चल रहे थे, अचानक आज वो रन कर गए। शहंशाह आफरीदी बिल्कुल लय में, शहंशाह दिख ही नहीं रहे थे, आज उन्होंने गजब की बॉलिंग कर दी। मतलब ऐसे दिन पूरी टीम फॉर्म में आ गई जब सबसे ज्यादा उसको जरूरत थी। क्या कहेंगे ये पाकिस्तानी टीम? देखिए, 1992 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, घर जाने वाली टीम जैसे तैसे सेमीफाइनल में पहुंची और इसी न्यूजीलैंड को हराया था और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले गए। जो उन्होंने दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता, वहां भी कहानी कुछ ऐसी थी। तो पाकिस्तान इसी तरह की टीम है, क्या कहेंगे? बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान को जब भी आप कहते हैं कि आप फेवरेट है, तो वो उस उपाधि को मानने को तैयार नहीं होते। जब भी आप कहते हैं कि आपका कोई मौका नहीं है, तब वो लड़कर वापस आते हैं और जीत कर चले जाते हैं। पर इस पाकिस्तानी टीम में खासियत यह है कि उनकी गेंदबाजी, उन्होंने भारत के खिलाफ भी दिखाया किस तरह से उन्होंने भारत को परेशान किया था उस मुकाबले में, पहले मुकाबले में, कि उनकी गेंदबाजी में काफी धार है। और शाहीन अफरीदी का जिस तरह से वापसी हुई है, लाजवाब वापसी हुई है। आज न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था मानो कभी मुकाबले में था ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें 170 की दरकार थी, वो सिर्फ 150 पर आके रुक गए। फिर वो हमेशा कैचअप खेलते रहे इस मुकाबले में। और बाबर और रिजवान की तो जो जिद है कि हम सलामी जोड़ी बरकरार रखेंगे इस फॉर्मेट में, जबकि बहुत ज्यादा उन पर आलोचना हो रही थी पाकिस्तान में, उसके बावजूद वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो मतलब देखें कि कहीं ना कहीं जो काबिलियत है वो निखर के बाहर आया है। और ऐसे क्रंच मैचेस में आपके टीम में अगर डेप्थ हो, काबिलियत हो, तो आप ऐसे जुझारू टीम जैसे न्यूजीलैंड है उसके आगे निकल जाएंगे। जी, वैसे बहुत गालियां पड़ रही थी इस टीम को पाकिस्तान में। वहां का मीडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए, भयंकर भर भर के कोसा जा रहा था, लेकिन फिलहाल आज तारीफें होती सुनाई देगी। चलिए, ये तो हो गया, नतीजा निकल आया, फाइनल खेलेगा अब पाकिस्तान। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, और जो सारी बातें पहले ही शुरू हो गई थी कि क्या फाइनल होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अभी उस फाइनल में अगर वो होता भी है तो बीच में खड़ा इंग्लैंड। चंद्रेश, ये मुकाबला कैसा रहने वाला है? कल भारत की टीम ने भी देखिए अभी तक तो शानदार खेल दिखाया, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका वाला मैच छोड़े तो सभी मैच में उन्होंने बढ़िया खेला, जीते भी। कल इंग्लैंड से मुकाबला है, उन्होंने भी ये टूर्नामेंट अच्छा ही खेला है। कितने चांसेस लग रहे हैं भारत के, और कैसे चांसेस लग रहे हैं सेमीफाइनल निकालने के? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के चांसेस बहुत अच्छे हैं, पर मैं कहूंगा कि 51-49 इंग्लैंड के पक्ष में, मेरे हिसाब से 51% मेरे हिसाब से इंग्लैंड के पक्ष में है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम की इस फॉर्मेट में खासियत यह है कि वो 11 बल्लेबाज और 7 गेंदबाजों के साथ उतरते हैं। और ये खासियत कुछ ही टीमों में है इस फॉर्मेट में, और इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिन्होंने 2015 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप में
इसी मैदान पर जहाँ पे कल मुकाबला होगा भारत का, एडलेड पे, वहीं पे उनका जो सफर है वहीं से शुरू हुआ था। उनका एक नया सूरज उगा था, एक नया सवेरा हुआ था उसी मैदान से। तो मुझे लगता है कि 51% मैं कहूंगा इंग्लैंड के पक्ष में है और 49% भारत के पक्ष में है। इंग्लैंड जरूर लड़ लड़ कर यहाँ तक आया है। वो उतना मतलब उन्होंने उतना लय दिखाया नहीं है जितना बाकी टीमों ने दिखाया, जैसे भारत हो या कुछ और टीमें हो, पर वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ से इंग्लैंड हो या भारत, अब उन्हें 4 घंटे चाहिए विश्व चैंपियन बनने के लिए, 4 अच्छे घंटे। और मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ भी हो सकता है, पर थोड़ा सा जो पलड़ा है ना इंग्लैंड का भारी है। मैं जानता हूं कि काफी लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। तो क्विकली मैं एक आपसे एक सिनॉप्सिस लेना चाहूंगा। भारत वैसे तो बैलेंस टीम नजर आती है, लेकिन साफ दिख रहा है कि जो बॉलिंग साइड है वो नहीं वैसा कर पा रही जैसा करना चाहिए। मतलब आप चांस लेने वाली बात है, आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर अच्छी बॉलिंग हो गई, नहीं हुई, स्पिनर आपके उस तरह से खेल नहीं पा रहे। आपके पास सिर्फ एक अर्शदीप है जो थोड़े ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। शमी ठीक है, लेकिन भुवनेश्वर से आप ऐसा नहीं सोच सकते उनकी पिटाई हो गई तो हो गई, विकेट ले लिया तो ले लिया। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं इस बात पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में अगर कुछ चला है भारत के लिए वो है गेंदबाजी। आप T20 क्रिकेट में गेंदबाज को विकेट लेने के हिसाब से कम आंकते हैं, पर अपनी उसकी इकोनॉमी को देख के आंकते हैं। और इस टूर्नामेंट में जिस तरह से अर्शदीप और भुवनेश्वर ने गेंदबाजी की है, जिस तरह से शमी ने गेंदबाजी की है, हाँ अश्विन थोड़े चले नहीं है, पर हार्दिक पांड्या ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। जहां मेरे हिसाब से भारत की कमी है कि वो जो छठा गेंदबाज है, और भारत को वो छठा गेंदबाज उतना उपयोगी नहीं साबित हुआ है जितना से इंग्लैंड को हुआ है। या अब जब से पाकिस्तान ने मोहम्मद वसीम को खिलाना शुरू किया है, उनके जो छठा गेंदबाज है वो चला है। तो इस टूर्नामेंट में दिखा दिया है कि आपके पास 5 से अधिक गेंदबाज होना बहुत जरूरी है इस फॉर्मेट में। और भारत को कहीं ना कहीं उस छठे गेंदबाज के लिए जूझना पड़ रहा है। यहीं पे मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड का थोड़ा पलड़ा भारी है, क्योंकि वो अपना बैलेंस को बिगाड़े बगैर वो 7 गेंदबाज खिला सकते हैं अपने लाइनअप में। भारत को अगर एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाना है तो एक बल्लेबाज को कम करना पड़ता है, और अगर एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाना पड़ रहा है तो आपको एक गेंदबाज को कम करना पड़ता है। वो बैलेंस कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो गेंदबाजी नहीं करते और हमारे जो गेंदबाज हैं वो बल्लेबाजी नहीं करते। तो वो हाफ इन हाफ है, मतलब आधा कुछ। इंग्लैंड का वो दिक्कत नहीं है, इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से जी। तो मतलब ये कहें चंद्रेश फिर की थोड़ी सी बल्लेबाजों को ज्यादा यहाँ पे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। राहुल थोड़े फॉर्म में आ चुके हैं पिछले 2 मैच से, कोहली कंसिस्टेंट है, शर्मा जी चल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कप्तान साहब, और सूर्या चमक रहे हैं। तो ये जो ऊपर के 4-5 लोग हैं और उसके बाद जब पंड्या आते हैं एज ए फिनिशर, तो ये 4-5 लोगों को शायद थोड़ा अपना ज्यादा दमखम लगाना पड़ेगा। तो जो आप वो छठे बॉलर की जो कमी की बात कर रहे हो पूरी होती नजर आएगी। देखिए, मेरे मन में साफ है, शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी का दामाद दोनों चल गए तो फिर हमारी नैया पार हो जाएगी। और जो टॉप 4 है उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो लोअर ऑर्डर है मतलब उतना चला नहीं है और उतना दमखम भी नहीं है जितना इंग्लैंड के टीम में है। राइट। तो अगर ये चल पाया तो फिर बहुत बढ़िया। तो ऋषभ पंत या डीके मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत ही खेलेंगे, क्योंकि जो साइड बाउंड्रीज है ना छोटा है काफी। तो और जब उनका लेग स्पिनर खेलेगा आदिल रशीद, उसके खिलाफ एक लेफ्ट हैंडर का खेलना बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ही खेलेंगे। पर इस टीम के साथ मैं कभी कुछ नहीं कह सकता। कल हम सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत खेलेंगे, पर पता चला दिनेश कार्तिक खेल रहे। देखिए, दिनेश कार्तिक का जो अंतर्राष्ट्रीय सफर है सबको पता है 13 नवंबर 2022 तक का ही था। वो ऐसा ना हो कि वो उनको मौका दे दे ये कह के कि उनके पास अनुभव है, वो कर सकते हैं कुछ कमाल। पर मैं सबको कहना चाहता हूं 1987 में भी यही हुआ था, भारत और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में था। सपना ये था कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में विश्व कप का फाइनल होगा, गावस्कर और इमरान खान का करियर वहीं पे समाप्त होगा, पर हुआ उसका उलटफेर। पर इस बार कुछ अलग हुआ है, पाकिस्तान सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश कर चुका है। तो शायद वो 1987 का वो
जी। जो सपना था वो इस बार पूरा होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि हम भारत पाकिस्तान का फाइनल देखें। एक बीच में इंग्लैंड की चुनौती है, तो जिस तरीके से आज न्यूजीलैंड की चुनौती भी कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने पार पाया, हिंदुस्तान भी पार पाएगा। और फिर अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फाइनल होता है तो ये फाइनल एक बड़ा फाइनल होगा। जो 87 की बात कर रहे हैं चंद्रेश नारायण, वहां नहीं हुआ, होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया चंद्रेश, बातचीत में काफी मजा आया, इनफैक्ट दर्शकों ने भी एंजॉय किया होगा। कल के मैच पे नजर रहेगी, फिर आपसे बातचीत करेंगे एक बार। और शुभकामनाएं टीम इंडिया को। चलिए, क्रिकेट के बाद अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान से पहले चुनावी पारा हाई हो चुका है। राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कांगड़ा के शाहपुर स्थित चंबी मैदान में रैली करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में रैली को संबोधित किया। पीएम ने अपनी रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यानी अस्थिरता, घोटाले और विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। मेरा तो अनुभव कहता है, कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने हिमाचल चुनाव में विकास के मुद्दे पर जोर दिया। पीएम ने सुजानपुर की रैली में कहा कि बीजेपी सरकार में डबल इंजन से डबल विकास होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अगले 5 सालों में विकास के मामले में सबसे आगे खड़ा किया जाएगा। पीएम मोदी ने हिमाचल के लोगों से कहा कि सरकार बनाओ, हम विकास की योजना तैयार करके बैठे हैं। हिमाचल में इस बार भाजपा की सरकार की वापसी भी तय है और डबल इंजन की सरकार का तेज गति से दौड़ना भी तय है। जिस तरह से राष्ट्र रक्षा में हिमाचल प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है, उसी तरह से विकास के मामले में भी उसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना है। यानी शिक्षा हो या स्वास्थ्य, डबल इंजन से डबल विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विकास का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर तंज कस दिया। प्रधानमंत्री जी और उनके शिष्य लोग यही कहते थे, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, क्या किया, देश को बर्बाद किया, यही स्लोगन उनका था। अब हिमाचल में इतने स्कूल्स, कॉलेजेस हो गए हैं, बड़े बड़े रोड हो गए हैं, अनेक जगह लाइट, बिजली आ गई है। क्या है सिर्फ 7 साल में मोदी के जमाने में आई है या 8 साल के जमाने में आई है? हिमाचल प्रदेश में किसका पलड़ा है भारी और अब की बार किसकी बनेगी सरकार? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। चुनाव अड्डा, हिमाचल प्रदेश, किसकी बनेगी सरकार? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच की आंच का सामना कर रहे शिवसेना अब जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद संजय राउत को राहत मिल गई है। बुधवार को उन्हें जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल भूमि मामले में राउत को जुलाई के अंत में गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईडी राउत की पत्नी, कारोबारियों समेत कुछ और लोगों से भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि ईडी ने जमानत के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपडेट के साथ है विवेक गुप्ता, हमारे संवाददाता। तो विवेक, बताइए क्या अपडेट है इस मामले में?
मामले में संजय राउत जो सांसद हैं उन्हें राहत तो जरूर मिली है पीएमएलए कोर्ट की तरफ से, लेकिन ये थोड़ा सा उन्हें मुश्किल लग रहा है आज बाहर निकलना, क्योंकि देखिए पूरे मामले को सबसे पहले ईडी ने जो पूरे मामले की जांच कर रही थी उन्होंने अपने ही कोर्ट में उसको चैलेंज किया और स्टे मांगने की कोशिश की कि संजय राउत को बेल नहीं दी जाए। हालांकि पीएमएलए कोर्ट ने भी संजय राउत को राहत दी, उन्होंने बोला कि कोई स्टे नहीं लगेगा, उनको बेल ऑर्डर पास हो चुके हैं। उसके बाद ईडी गई बॉम्बे हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी भी हियरिंग चल रही है कि आखिरकार इस मामले में इनको स्टे दिया जाए या ना दिया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि अभी फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से अटॉर्नी जनरल अनिल सिंह अपना पक्ष रख रहे हैं और साथ ही साथ जो संजय राउत की तरफ से आभात पोंडा, दोनों सीनियर काउंसिल हैं, वो अपना अपना पक्ष और अपनी जगह सामने रख रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पीएमएलए कोर्ट से ऑनलाइन के जरिए सारे डॉक्यूमेंट्स बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं वो ऑनलाइन के जरिए सारे डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला लेगा कि आखिरकार ईडी की बात मानी जाए या फिर संजय राउत की, क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इनको जो बेल मिली उस पर स्टे लगना चाहिए और इसी बात पर ईडी ने पूरे बेल ऑर्डर को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दोनों पक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो आज ही आ जाए, क्योंकि देखिए समय के अनुसार जेल मैनुअल की बात अगर हम समझना चाहें तो 5-5:30 बजे आखिरी बार जेल की जो पत्र पेटी होती है, जो लेटर बॉक्स होता है वो ओपन होता है। अगर बेल ऑर्डर आज शाम 5:30 बजे तक वहां बेल ऑर्डर वहां पहुंच जाता है और 5:30 बजे आखिरी बार ये पेटी खुलती है विपिन, उसके बाद ये पेटी दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे खुलेगी। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट कोई ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर की कॉपी संजय राउत की जो वकील है, जो लीगल टीम है, वो अगर 5:30 बजे से पहले तक वो बेल ऑर्डर की कॉपी पत्र पेटी में भेज देते हैं जो मुंबई के आर्थर रोड जेल के बाहर होती है। अमूमन ये पत्र पेटी सभी जेल के बाहर लगी रहती है ताकि लीगल डॉक्यूमेंट्स वहां तक पहुंच सकें। लेकिन देखिए समय बहुत कम बचा है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय है, हेयरिंग अभी भी चल रही है, तो थोड़ा सा आज मुश्किल जरूर लग रहा है संजय राउत के लिए, क्योंकि सबकी निगाहें बॉम्बे हाई कोर्ट पर है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट स्टे नहीं लगाता है तो फिर संजय राउत को कल सुबह वो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट स्टे लगा देता है तो संजय राउत की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। विपिन जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए विवेक। तो संजय राउत के लिए बेल तो आई, लेकिन राहत आएगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है, नजर बनी रहेगी खबर पर। इधर अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक लगातार गैजेट्स चलाने की वजह से इंसान की बॉडी का ढांचा बदलने लगा है। इसके चलते भविष्य में पैदा होने वालों की उंगलियां, कोहनी, पीठ हमसे अलग हो सकते हैं। क्या है ये, और भविष्य की बात छोड़िए, आज हमारी बॉडी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, तो पूरी बात समझने के लिए आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िए हमारे साथ। 5:57 पर गैजेट की यारी, बॉडी पर भारी। अब कुछ और खबरें। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में आज भारत को एक बड़ी जीत मिली है। यूके हाई कोर्ट में भारत ने प्रत्यर्पण का केस जीत लिया है। डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता संजय सूरी, जो कि लंदन से जुड़ रहे हैं। तो संजय जी, नीरव मोदी की वापसी में इस फैसले से कितनी मदद मिलेगी? अभी कुछ और फॉर्मेलिटीज भी बाकी हैं। तो नीरव मोदी का एक्स्ट्रेडिशन केस भारत सरकार ने यहाँ हाई कोर्ट में जीत लिया है। नीरव मोदी ने एक अपील दर्ज की थी कि उन्हें भारत ना भेजा जाए और अपील की सुनवाई यहाँ हाई कोर्ट में हुई और आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि नीरव मोदी की जो बहस थी उसकी तरफ से डिफेंस जो था उसमें कोई बुनियाद नहीं है और नीरव मोदी को वापस भारत भेजना चाहिए, एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए। परंतु इससे पहले कि हम इस समाचार को देख के सुन के बहुत खुश हो जाएं, एक चेतावनी ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रेडिशन केस अगर भारत ने जीत लिया है तो एक्स्ट्रेडिशन भी जीत ली है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक दूसरा केस चल रहा है जो हमारी नज़रों से दूर है लेकिन जिसकी सुनवाई इसी कोर्ट में हो रही है और वो है उसके पॉलिटिकल असाइलम को लेके। नीरव मोदी ने पॉलिटिकल असाइलम के लिए एक एप्लीकेशन दर्ज की है और उसकी सुनवाई सरकार के दफ्तरों में हुई, सरकार ने नामंजूर कर दी। उसके बाद उसकी अपील प्रोसेस हाई कोर्ट में हुई है। उसका क्या नतीजा हुआ है इसका खुलासा अभी कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा न हुआ है और न होगा, क्योंकि ये बातें कानूनन गुप्त रहती हैं। लेकिन संभव है कि अगर उसकी असाइलम की जो अपील है वो डिसमिस हो चुकी है यहाँ कोर्ट में तो उसकी एक्स्ट्रेडिशन भी हो जाएगी और अगर ऐसा है तो कुछ हफ्तों में ही संभावना है कि नीरव मोदी वापस भारत आ जाएगा या उसे वापस भारत लाया जाएगा। जहाँ तक एक्स्ट्रेडिशन का सवाल है वो यूरोपियन कोर्ट पे अपील कर सकते हैं और वहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूरोपियन कोर्ट नहीं लगता कि
उसकी अपील को स्वीकार करेगी और अगर ऐसा हुआ तो वापस ये सरकार के पास होम ऑफिस के पास आएगा और होम ऑफिस आज्ञा देगी कि नीरव मोदी को भारत भेजा जाए। तो अगर असाइलम केस में रुकावट नहीं आती तो निश्चित है कि कुछ ही हफ्तों में नीरव मोदी को वापस भारत लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत डिटेल में आपने बातचीत पूरी जो थी खबर समझाई, किस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। उम्मीद ये करेंगे कि एक बार फिर से जीत यहाँ पर भारत की पक्ष की हो और नीरव मोदी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इधर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ बन गए हैं। आज उन्होंने 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जस्टिस UU ललित के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज से कार्यभार संभाल रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ अगले 2 साल तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने रहेंगे। आपको बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस रह चुके। बीती रात राजधानी दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, जहां भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई थी। सूत्रों की माने तो नेपाल में मकान ढहने से 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाकी उत्तर भारत में जान माल की क्षति की फिलहाल कोई खबर नहीं है। बंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नए अवतार के साथ तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल 2 को बनाने में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। नए टर्मिनल को गार्डन सिटी के ट्रिब्यूट के तौर पर विकसित किया गया है, जहां पैसेंजर्स को वॉक इन द गार्डन एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है। T2 के उद्घाटन के बाद बंगलुरु एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 2 गुना से ज्यादा होगी। चेक इन काउंटर्स और इमिग्रेशन काउंटर्स की संख्या भी डबल हो जाएगी। अभी बंगलुरु एयरपोर्ट सालाना 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है, लेकिन T2 के शुरू होने के बाद ये क्षमता 5 से 6 करोड़ पैसेंजर्स की हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है और एक क्लिक पर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारे अपडेट, ताजा अपडेट तुरंत पा सकते हैं। नमस्कार।